नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। आप सब जानते होंगे दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको यही बताते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है वो लैंग्वेज के बेस पे होता है। इसमें क्वेश्चन जो दिए रहते हैं उसकी लैंग्वेज को समझना होता है, रटना नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, लेकिन रटिए नहीं, हम क्वेश्चन को रट लें पास हो जाए नहीं, बल्कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका सबसे लेटेस्ट पेपर है, जो 14/12/2024 में आपका सीटेट एग्जाम हुआ था, उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। यह पेपर आपका पेपर 2 है, जिसमें सब विज्ञान साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहले हम सब सीडीपी के 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, मैथ के 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं उसको हम सब कवर करेंगे। साइंस में अगर हम सब बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन आपका आता है सब्जेक्ट से और 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेडागोजी से। टोटल मिला के आज हम सब 30 के 30 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, ताकि आप साइंस में 30 के 30 क्वेश्चन को सही कर सकें। इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको यह चैनल सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा है। साथ में साथ जो नए सब्जेक्ट हैं, जो नए आपके कंटेंट हैं, उन कंटेंट की थ्योरी क्लासेस भी उपलब्ध करा रहा है। जैसे आपके जिस जिस टॉपिक से सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक को लेते हैं, उस टॉपिक से संबंधित हम सब थ्योरी आपको बताते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। देखिए इस टॉपिक से यह क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन के साथ उसकी थ्योरी बताते हैं। देखिए यह इसकी थ्योरी है, इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। तर्क इसमें जो दिया जा रहा है, तर्क है दोस्तों, लड़के और लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीति भिन्न होती है। देखिए इसमें जेंडर की बात करें तो मतलब जेंडर आपको कहना है, जेंडर रूढ़वादिता आपको इससे दूर रहना है, क्योंकि सीटेट यही बोलता है कि जेंडर रूढ़वादिता को खत्म करना है। जैसे अगर कहते हैं लड़कियां घर में चाय बनाती हैं, क्या जरूरी है, कहीं प्रमाणित कर दिया गया है कि हाँ लड़के ही चाय बनाएंगे, लड़के चाय नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इसका खिलाफत करता है आपका सीटेट। तो ऑप्शन पहला आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहे हैं कि ए ऑप्शन और दो ऑप्शन दोनों गलत हैं, क्योंकि दोस्तों लड़के और लड़कियां, इसमें जो कह रहे हैं लड़के और लड़कियां, इसी के बदले और कुछ रहता तो ये सही हो जाता। समस्या समाधान रणनीतियां भिन्न होती हैं, सही है दोस्तों। समस्या समाधान की रणनीतियां लड़कियों और लड़कियों में भिन्न होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक कर क्या रहा है, यहाँ जेंडर रूढ़वादिता को दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट उत्तर की भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बदले और कुछ रहता है, जैसे लड़के कुछ लड़कों में और कुछ अलग लड़कों में भिन्न होता है, ये सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लड़के और लड़कियों वाला है, इसलिए यह जेंडर रूढ़वादिता को दिखाता है। इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट है, सही है। ये दोनों ऑप्शन ही आपके गलत हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें अगला जो क्वेश्चन करें ए, काय के प्रवर्धन की एक प्रविधि तकनीक है जिसमें तने स्तंभ के एक भाग अथवा पादप पौधे की तरुण शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार गाढ़ दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पादप पौधे से फिर भी जुड़ी रहे। कुछ समय पश्चात गाढ़े गए भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं तथा यह एक नए पादप पौधे में विकसित हो जाते हैं। बी, सामान्यतः इस प्रविधि तकनीक के माध्यम से उगाए गए पौधे का उदाहरण है। देखिए इसमें कह रहे हैं जैसे हम सब कोई पौधा लेते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, जमीन में गाड़ने के बाद कुछ दिन बाद उसमें जड़ निकल जाती है। जैसे उसका जो शाखा होता है, तना होता है, मृदा में दबाकर रखा जाता है तो वह पौधे में जड़ निकल जाता है, कुछ समय बाद उसमें जड़ विकसित हो जाती है, फिर वह एक नया पौधा बन जाता है। यह तो पहला कह रहे हैं, और इसका उदाहरण पूछ रहे हैं, समान प्रौद्योगिकी तकनीक के माध्यम से पौधे का उदाहरण आपको बताना है। देखिए परतन है, चमेली है। क्या चमेली ऐसा पौधा है जो हम जड़ को दबा दें फिर वह उसमें निकल जाए? देखिए इस ये जो
मिट्टी में जड़ को तना को दबाकर उसमें से जड़ निकाला जाता है। इस विधि का नाम भी आप जानते रहे, इसे लेयरिंग विधि के नाम से जानते हैं, दाब विधि के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं दाब मिलेगा, कहीं कहीं लेयरिंग मिलेगा, आप दोनों जानते हैं लेयरिंग विधि। कर्तन आलू, आलू देखिए दोस्तों, आलू का हम तना नहीं दबाते हैं, बल्कि आलू का जो फल होता है, बीज होता है, उसे ही हम जमीन में डालते हैं। तो यह नहीं, गुलाब, गुलाब की हम ठाई लगाते हैं, हाइड्रा, हाइड्रा भी नहीं। तो इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, परतन, इसे हम परतन कहते हैं। परतन। और यह चमेली, चमेली जो है, चमेली को आप जड़ में लगाएंगे तो परतन मतलब होता है लेयरिंग। रोपण तो मतलब रोपना, जो रोपा जाता है, और रोपना नहीं है इसमें। परतन, परतन मीन्स होता है लेयरिंग विधि, दाब विधि के नाम से हम परतन को भी जानते हैं। तो यह हो गया। और चमेली आपका इसी तरीके से लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, क्रिस्टलन, क्रिस्टलीकरण का एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम सब समझेंगे जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, आप बहुत पहले भी पढ़े होंगे। भौतिक परिवर्तन ये होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। सबसे पहले इसे हम अलग करते हैं, फिर आपका इसका हम राइट आंसर बताते हैं, जो कथन इसमें से सही है। देखिए, भौतिक परिवर्तन जिसमें सिर्फ रूप बदले, जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल रूप, आकार अथवा अवस्था बदले, वही आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जिसमें रूप बदल जाए, चीज वही रहे, रूप बदल गया, वह आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ वही रहेगा, उसका रूप बदल जाएगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। जैसे उदाहरण हम कुछ समझेंगे, बर्फ से पानी का बदलना। देखिए, बर्फ है, बर्फ है, इसे पानी बन रहा है। पानी यह भी था, पानी यह भी था, इसमें इसके रूप में परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या पदार्थ ही बदल गया? पदार्थ नहीं बदल, पानी तो पानी, दोनों ही पानी है। जैसे नमक जो है, नमक या चीनी पानी में घुलना। देखिए, नमक और चीनी पानी में घुलना, यह भी आपका किसकी उदाहरण है? यह भी आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का फटना, कागज तो कागज ही है, उसका परिवर्तन सिर्फ उसका आकार में परिवर्तन हो गया, बाकी चीज तो वही है ना। यह सब आपके भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन, जिसको पदार्थ ही बदल जाए। जैसे आपके पास दूध था, अब दूध था, दूध से आपका दही जम गया, मतलब हमारे पास दूध था, अब दही बन गया, पूरा पदार्थ ही चेंज हो गया। अब हमारे पास पदार्थ ही वो नहीं है, पहले दूध था, अब दही बन गया, मतलब पूरा पदार्थ ही चेंज हो गया। यह आपका रासायनिक परिवर्तन है, यह आपका भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ वही रहता है, उसका आकार बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन में उसका पदार्थ भी बदल जाता है, आकार भी बदल जाता है। फल का पकना, फल का पकना आपका कैसा है? यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। आप यहाँ पे कुछ समझ गए होंगे कि इसमें भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो हम इसमें चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन, फल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, कह रहे हैं इसमें। एक मिनट, हाँ ऑप्शन भी तो है, सॉरी, सी और डी सही है, ए और बी सही है, बी और डी सही है, बी और सी सही है। फल का पकना भौतिक परिवर्तन है नहीं, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन सी सी जिसमें हो उसमें काट दीजिए। जैसे पहले ऑप्शन में है, ऐसे आप ऐसे भी चेक करने का प्रयास किया करिए। जो आपके पास 4 ऑप्शन है, हो सकता है चारों आपको ना आता हो, उसमें से 1-2 ऑप्शन तो आपको पता ही रहेगा, जिसमें जिसमें रहे उसमें काट दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन बचा है, सेकंड और थर्ड। अब देखिए, हम पहला देखते हैं, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। गलत दोस्तों। अब ऑप्शन आपके पास से बी और डी, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। दूध से दही जमना यह आपका रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी? ऑप्शन है वास्तविक या आभासी, भार के बीच के भेद समझना, आर्किमिडीज सिद्धांत को परिभाषित एवं व्याख्या करना, लास्ट है थर्ड ऑप्शन है जल में डुबाने पर किसी वस्तु के भार घटने को प्रदर्शित करना, या फिर विद्यार्थियों को तैरने या डूबने से संबंधित गतिविधियों में
संलिप्त रखना। किसकी बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी। देखिए, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि क्लास से मतलब बहुत ज्यादा लेट, मतलब बहुत ज्यादा समय लग रहा है। अगर हम हर पॉइंट को व्याख्या के साथ बताते हुए चलेंगे तो फिर उसमें समय लगेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हम कम समय में इसको क्लास को कंप्लीट करते हैं, अगर वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं जो आपको क्वेश्चन बताएं उस क्वेश्चन को लेकर आपको अंदर कोई डाउट न रह जाए, ताकि आप उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसे उसका आंसर आप बता सकें। देखिए, इसमें जो कह रहे हैं कि जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी, तो ऑप्शन इसमें फोर्थ सही होगा। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ सही है। विद्यार्थियों को तैरने डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त करना, यही आपका विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पहला करें ए है, हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। बी है दोस्तों, ग्रंथि ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे शरीर आहार में। सी है दोस्तों, इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। अब देखिए, पहला ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे हार्मोन शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करता है, कौन सा चीज है। इसके बाद करें बी, ऐसा कौन सा चीज है जो ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और हमारे आहार में होता है। सी है, इस ग्रंथ का कामकाज को प्रभावित करता है। अब देखिए, इसमें जो एबीसी क्रमशः क्या हो सकते हैं, वृद्धकर हार्मोन, पीयूष या फिर प्रोटीन। सेकंड ऑप्शन है इंसुलिन, अग्नाशय शर्करा। थर्ड ऑप्शन है एड्रेनिलन, एड्रेनल अधिक वृक्क या फिर लवण। फोर्थ ऑप्शन थायरैक्सिन, थायराइड या फिर आयोडीन। देखिए, जो आपका थायरैक्सिन है, क्या है थायरैक्सिन, ये इसका काम क्या होता है। जो थायरैक्सिन है, थायरैक्सिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस सबको नियंत्रित करता है। कौन करता है, थायरैक्सिन करता है। यह दोस्तों, अब इसके थायराइड ग्रंथ की बात करें, थायराइड ग्रंथ स्रावित होता है और हमारे आहार में होता है। इसके बाद आयोडीन, आयोडीन की बात करें तो इस ग्रंथ का काम काज को प्रभावित करता है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। किसकी बात करें, धातुओं की अपेक्षाकृत अभिक्रियाशीलता के संबंध में। पहले कुछ कथन है, जिंक लोह से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। सेकंड है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है। थर्ड कथन है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है केवल सी सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है। ओ, केवल ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए सही है। लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें थर्ड सही है। थर्ड इज करेक्ट आंसर। थर्ड में कह रहे हैं कि केवल ए सही है। जिंक जो है लोहे से अधिक अभिक्रियाशील परंतु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील होती है। कौन सा दोस्तों, जिंक, मतलब जो जस्ता होता है जिंक, वह आपका एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील होता है, लेकिन लोहा से दोस्तों वह ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। जिंक को हम किससे इंडिकेट करते हैं, यह जेडीएन हो गया, और लोहे को हम दोस्तों एफई से जानते रहिए, यह लोहे से ज्यादा अभिक्रियाशीलता करता है। एल्युमिनियम को हम एल से इंडिकेट करते हैं। एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील होता है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पादपों पौधों के संदर्भ में सही सुमेलन समुच्चय को निरूपित करता है। इस पे मिलाना है, कौन किस में मिलेगा। बृहद वित्तीय पर्ण क्षय से सुरक्षित होता है। मोमी अवरण जलीय धाराओं से प्रतिरोध देता है, प्रस्तुत होता है। तनो स्तंभों के बृहद उत्प्लावकता प्रदान होती है। तनो स्तंभ बृहद सुरंगों और छिद्र होते हैं, उत्प्लावकता प्रदान होती है। या फिर लास्ट है, फीते रिबन जैसे पर्ण है, तिरता तैरते रहने में सहायता होती है। इसमें कौन किस में मिलेगा उसको आपको बताना है।
अगर इसमें हम सब बात करें तो राइट आंसर की, इसमें राइट आंसर फर्स्ट है। ए जो है आपका थर्ड में जाएगा। बृहद वृत्तीफरण ये आपका उत्पलावकता प्रदान होती है। इसके बाद हम सब बात करें तो बी आपका मोमी आवरण क्षय से सुरक्षित होते हैं। इसके बात करें तो तनो स्तंभ में बृहद सुरंगों और छिद्र होते हैं। यह आपका तैरते रहने में सहायता होती है। ऑप्शन 4 सही होगा। इसे फीते रिबन जैसा पड़ रहा है, यह जलधाराओं में प्रतिरोध प्रस्तुत होता है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं। कौन कौन सी? विद्यार्थियों को 4 लोह दंड दिए गए, जिनमें से 2 दंड चुंबक हैं। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहन किया जाएगा? कह रहे कक्षा 7 का विद्यार्थी है, उसे हम 4 के दंड दे दिए, जिसमें 2 आपका लोहे का है, 2 आपका चुंबक का है। यह इस प्रकार से हम गतिविधि करा रहे हैं। इस गतिविधि करने से हमको कौन सा कौशल हमारा प्रोत्साहित होगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रेक्षण, अवलोकन, अनुमान, प्रयोग, चरों को नियंत्रित करना। सेकंड ऑप्शन है प्रेक्षण, अवलोकन, परिकल्पना बनाना, मापना। थर्ड ऑप्शन है प्रेक्षण, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, या फिर प्रेक्षण, अवलोकन, वर्गीकरण, संप्रेषण, संचारण, माप। देखिए इस प्रकार का जब भी हम बच्चों को देंगे तो तुरंत समझ जाता है। देखिएगा 2 लोहा का जो एक दूसरे से चिपक रहे हैं, लोहा जो है चुंबक के साथ चिपक रहा है, तो मतलब खुद का दिमाग लगाएगा, खुद से समझने का प्रयास करेगा। यह सब इसमें क्या करेगा? अब सबसे पहले अवलोकन करेगा, ये दोनों है क्या, दोनों चीज अलग अलग दिख रहे हैं। फिर वर्गीकरण मतलब अलग अलग निकालेगा। पहले वह दोनों को अवलोकन किया, हमारे पास 4 डंडा है, इसमें से दोनों 2 तो अलग दिख रहे हैं, 2 अलग दिख रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों को अलग कर लेगा, चलिए 2 हम अलग कर ले रहे हैं और 2 हम अलग कर ले रहे हैं। फिर निष्कर्ष निकालेगा, यह दोनों लोहा है और यह दोनों आपका चुंबक है। यह आपका निष्कर्ष निकालना हो गया। तो ऑप्शन इसमें जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? किसकी बात करें? खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तक के अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। देखिए अन्वेषण मतलब क्या होता है? अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन तरीके से सीखना। आप कहेंगे खोजबीन तो ज्यादा अच्छा है, नहीं होना चाहिए। जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अन्वेषण तो अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अधिगमकर्ताओं के आकलन के भय को कम करना, यह भी सही है। अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ को मापना, या फिर लास्ट है परीक्षाओं में अधिक अंक लाना। देखिए हम कह रहे हैं परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि हाँ हम तो परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तैयारी करने के लिए पढ़ रहे हैं, पास हो जाएं तो इसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन का जवाब देते समय बच्चे के बारे में ये नहीं सोचना है, बच्चे को हम परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं, नंबर के लिए पढ़ा रहे हैं, ग्रेड के लिए पढ़ा रहे हैं, ये चीज नहीं सोचना है। परीक्षा में अधिक अंक लाना, इसलिए हम बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। ये चीज आप जानते रहिए। आप अपने पे मत सोचिए कि हम तो परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, उसे पूरा बच्चा भी पढ़ेगा, नहीं। बच्चे को इस प्रकार से आपको नहीं सोचना है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा फोर्थ इज राइट आंसर। करें है कि माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है, किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी? करें माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है, मतलब ए का घनत्व जो है बी के घनत्व से ज्यादा है, किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है। लेकिन सी के घनत्व से कम है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी? सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? सी का घनत्व है। देखिए इसमें लैंग्वेज देखिए, माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है, किंतु सी के घनत्व से कम है। मतलब सबसे ज्यादा घनत्व किसका हुआ? सबसे ज्यादा घनत्व आपका हो गया सी का हो गया। ऑप्शन इसमें है, इस सूचना से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ए है कब सबसे ज्यादा तेज गति करेगी, बी है, सी है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा सी है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा घनत्व किसमें है? सबसे ज्यादा घनत्व आपका सी में है, तो सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन ये चीज आप जानते रहे, सिर्फ ध्वनि का गति सिर्फ घनत्व पे ही नहीं निर्भर होता, और भी चीजों पे निर्भर होता है, जैसे लोच हो गया, इन सब पे भी आपका निर्भर होता है। सिर्फ घनत्व को ही चक्कर में नहीं पड़िए कि सिर्फ घनत्व ही देख हम लगा दें। घनत्व होता है
यह सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। कह रहे हैं कि निम्न सारणी को पूरा करें। तो ए बी सी डी ई एफ क्रमशः होंगे, क्या होंगे? 9 9 10 10 9 9 10 24 12 12, या फिर 19 10 9 12 12 12, या फिर 19 9 9 12 12 12, या फिर 9 10 9 24 12 12। तो प्रोटॉन जो इसका नियम है, मूल नियम क्या है? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए पहली पंक्ति में क्या कर रहे थे? 9 परमाणु है, 9 न्यूट्रॉन है। और एक चीज आप जानते रहिए, 9 9 18। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका थर्ड होगा। 19 पहले में क्या? 19 9 9 12 12 12। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अभिकथन है ए है, अभिकथन है अवमुख उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दर्शन दर्पणों रियर व्यू मिरर के रूप में होता है। तर्क आर है वे ऊर्ध्व शीर्ष एवं विरुद्ध प्रतिबिंब बनाते हैं। तर्क R2 है उनका व्यापक दृश्य क्षेत्र होता है। ऑप्शन इसमें जो दिया गया पहला ऑप्शन है ये सही है, परंतु R1 और R2 दोनों सही हैं, एक ही सही व्याख्या नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ये सही है तथा R1 और R2 दोनों ए के लिए सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन है ये सही है तथा केवल R1 ही एक ही सही व्याख्या है। फोर्थ ऑप्शन है ये सही है तथा केवल R2 ही एक ही सही व्याख्या है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सही है, ये जो है आपका सही है और केवल R2 ही एक ही सही व्याख्या है, R1 सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। इसमें जो अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में हो सकता है। स्वपरागण क्या केवल दो लिंगी पुष्पों फूलों में हो सकता है? इसके बाद करें पर परागण केवल एक लिंगी पुष्पों फूलों में हो सकता है। देखिए यह क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है, आपको हम बताते हैं। कह रहे हैं कि यशवन सही है, यश2 गलत है। यशवन सही है और यश2 गलत है, यह तो आपका अयुमाना है। लेकिन हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं, कुछ उदाहरण बताते हैं। जिसे पहला कह रहे हैं कि स्वपरागण केवल, एक मिनट, हाँ इसमें कह रहे हैं स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्प फूलों में हो सकता है। क्या सिर्फ स्वपरागण दो लिंगी पुष्प फूलों में होता है? आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे मक्का, मक्का की बात करें अगर हम सब, मक्का यह एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्पों में भी हो सकता है यदि नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर हो तो। मक्का में कैसा होता है? अगर नर और मादा एक ही पौधे पर हैं तब भी तो उसमें जो है परागण होगा, स्वपरागण होगा। इसके बाद पर परागण की अगर हम सब बात करें यह एक लिंगी पुष्प फूलों में हो सकता है नहीं। जैसे सूरजमुखी दो लिंगी पुष्प है, इस पे भी तो आपका पर परागण, सूरजमुखी, सरसों, इसलिए ऑप्शन इसमें जो सही गलत ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन हो यश1 यश2 दोनों ही गलत कहा गया है ये। लेकिन आयोग इसका फोर्थ ऑप्शन माना है। तो चैलेंज जो किए थे उस पर नंबर भी बढ़ा था, तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा उच्च अंतरस्रावण दर होती है। सेकंड ऑप्शन है निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का कमजोर वातन होता है तथा उच्च अंतरस्रावण दर होती है। थर्ड है निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा निम्न अंतरस्रावण
दर होती है। फोर्थ ऑप्शन है निम्न जलधारक क्षमता वाली मृदा का कमजोर वातन होता है तथा निम्न अंतःस्रावण दर होती है। राइट आंसर इसमें फर्स्ट होगा। निम्न जलधारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा अंतःस्रावण दर होती है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है? किसकी बात करें? यौगिक के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन? फर्स्ट है यौगिक संगठक पदार्थों के गुणों को दर्शाता है। सेकंड है केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया कर सकते हैं। प्रत्येक यौगिक का संयोजन सदैव स्थिर निश्चित होता है। लास्ट है यौगिकों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। राइट है कुछ ऑप्शन है कह रहे हैं ए सी डी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए बी सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए बी और डी सही है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सही जो है आपका ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में कौन से कथन व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही है? किसकी बात करें? डॉल्फिन और व्हेल के श्वसन में आप बताना है। कह रहे हैं वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते, उनके पास गिल क्लोम होते हैं, उनके पास बृहद नसा द्वार होते हैं, या फिर लास्ट है वे प्रायः जल पृष्ठ पर सांस लेने के लिए आते हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? आप कहेंगे इसमें ए सही है। पहला तो वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये सही है दोस्तों। और डॉल्फिन और व्हेल नहीं ले सकते, उनको एक समय के बाद ऊपर आना ही पड़ता है। इसके बाद करें उनके पास गिल क्लोम, एक गलत हो जाएगा। उनके पास बृहद नसदार होते हैं, यह भी आपका सही हो जाएगा। डी वे प्राय जल पृष्ठ पर सांस लेने के लिए आते हैं। अगर वो ऑक्सीजन पानी में सांस नहीं लेंगे तो बाहर तो उनको आना ही पड़ेगा, यह भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों सही है। विज्ञान में कला एकीकृत उपागम सॉरी विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किस में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है जनरल लेखन क्षेत्र भ्रमणों द्वारा। सेकंड है पोर्टफोलियो उपख्यानात्मक प्रलेखों द्वारा। थर्ड ऑप्शन है परियोजनाओं पोर्टफोलियो द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है उपख्यानात्मक प्रलेखों जनरल लेखन द्वारा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। करें कि विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किस में सबसे अधिक होती है? सबसे ज्यादा किस में होगी? परियोजनाओं और पोर्टफोलियो द्वारा। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। निक्रोम का प्रयोग विद्युत टेस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व के रूप में होता है। इसके बाद कह रहे हैं निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता होती है। निक्रोम की बात करें तो अगर इसमें हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ए और दोनों गलत हैं। सेकंड जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है ए सही है तथा आर जो है इसका गलत है। तो इसमें जो पहले राइट आंसर आपको बताते हैं, ये सही है, आर गलत है। आर गलत की बात करें निक्रोम का उच्च गलनांक निम्न प्रतिरोधकता होती है, यह गलत है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इसका जो कथन है, इसका प्रयोग विद्युत टेस्टर विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व के रूप में होता है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। देखिए अगर इसमें हम सब और बात करें, इसको अब थोड़ा सा और को बताते हैं। नाइक्रोम जो होता है दोस्तों, यह उच्च ताप सहन करता है। क्या करता है? यह उच्च ताप सहन करता है, गर्म करने पर जल्दी नष्ट नहीं होता है। कौन सा? नाइक्रोम। इसीलिए इसका आप हीटर चलाते होंगे, हीटर लगाने के बाद तुरंत पूरा लाल हो जाता है। वह किसका रहता है? वह नाइक्रोम का ही रहता है, जिसका प्रयोग हम गीजर में प्रयोग करते हैं, हीटर में प्रयोग करते हैं, टेस्टर में प्रयोग करते हैं। और जो कह रहे नाइक्रोम उच्च गलनांक निम्न प्रतिरोधकता होती है, यह तो सही है, उच्च गलनांक होता है, यहां तक तो आपका सही है। नाइक्रोम का उच्च गलनांक होता है, ये सही है,
निम्न प्रतिरोधकता नहीं होती है दोस्तों, उच्च प्रतिरोधकता होती है। इसका जो है उच्च प्रतिरोधकता होती है, ना कि निम्न प्रतिरोधकता होती है। इसलिए ऑप्शन आप तर्क आप इसका गलत हो जाएगा। अगर इसका निम्न प्रतिरोधकता हो जाएगी तो गर्म करने पर तुरंत गल जाएगा। उच्च प्रतिरोधकता होती है, इसलिए गर्म करने पर, लाल करने पर ये जल्दी गलता नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। मानव पाचक तंत्र में पित्त रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, ये अमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्षारीय बना देते हैं। सेकंड कथन है, यह वसा के पाचन में सहायता करते हैं। किसकी बात करें? मानव पाचन तंत्र, पित्तरस। किसकी बात करें? पित्तरस का काम बताइए, पित्तरस का क्या काम है? ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। एक मिनट, हाँ ए बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। या फिर थर्ड ऑप्शन है, ए गलत है तथा बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं। इसमें राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। यह अमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्षारीय बना देते हैं। यह सही है, वसा में पाचन में सहायता करते हैं। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला देते हैं। ठोस जलने पर ज्वाला देगा, यहाँ पर नहीं लिखा है। द्रव्य हाँ, ठोस हाँ, या फिर द्रव्य तरल नहीं। इसमें से कह रहे हैं कौन से जलने पर ज्वाला देते हैं। ऑप्शन इसमें जो है सी और डी सही है, ए और बी, डी सही है, ए और बी सही है, या फिर बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बी और सी सही है। द्रव्य और आपका ठोस, ये आपका सही ऑप्शन है। हाँ, ये जलने पर ज्वाला देते हैं। ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। दोनों जलने पर वाष्प बनते हैं, इसीलिए ज्वाला देते हैं। ये हम दोनों को जलाएंगे तो यह आपका जलने पर वाष्प बनेगा और ये जला देगा, तो इसलिए ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं। तर्क आर है, शिराओं की तुलना में धमनियां में रक्त प्रवाह का दाब कम निम्न होता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर्य की सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है तथा आर इसमें क्या है दोस्तों? गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए सही है इसमें जो है, लेकिन आर जो है इसमें गलत है। एक क्या बात करें, शिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यस्थ भित्तियां होती हैं। सही है दोस्तों, धमनियां हृदय से, जो धमनियों की बात करें, धमनियां दोस्तों, धमनियां हृदय से सीधे रक्त ले जाती हैं। धमनियों का काम क्या होता है? हृदय से रक्त ले जाने का काम होता है। इनमें उच्च रक्तचाप होता है। इसमें कैसा रक्तचाप होता है? उच्च रक्तचाप होता है। इनकी भित्तियां मोटी होती हैं, लेकिन शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह का दाब कम निम्न होता है। यह गलत है दोस्तों। धमनियों में रक्तचाप कम नहीं बल्कि अधिक उच्च ताप होता है। धमनियों में रक्तचाप कैसा होता है? ज्यादा होता है, निम्न नहीं होता है। बल्कि शिराओं में रक्तचाप कम होता है, न कि धमनियों में रक्तचाप कम होता है। इसलिए आर आपका गलत है। इसमें आपका फोर्थ ही ऑप्शन फॉलो हो रहा है। तो द्रव्य में डूबे बिंब का उत्पालन बल कार्य करता है, कैसे करेगा? तरल सतह से समांतर, सेकंड है ऊर्ध्वामुखी दिशा में, अधोमुखी दिशा में, या फिर सभी दिशाओं में। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन है, ऊर्ध्वामुखी दिशा में। निम्न में से कौन से प्रश्न अपसारी हैं? देखिए, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन सीडीपी में पूछे गए हैं, ईबीएस में पूछे गए हैं, मैथ में भी आप देख सकते हैं। अगर पृथ्वी को आकार में आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या अपसारी है? सेकंड है इसमें, क्यों ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद नीचे आती है?
क्या होता है अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, या फिर कैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बदल जाता है। तो सबसे पहले हम इसे आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। अपसारी होता क्या है, इसमें कह रहे हैं कि क्या होता है अगर पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अगर कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर नहीं होता तो क्या होता। देखिए अपसारी प्रश्न क्या होते हैं, एक निश्चित उत्तर होता है। अपसारी का क्या होता है, एक निश्चित उत्तर होता है, फिक्स होता है। जैसे अभी हम आपसे पूछें भारत की राजधानी क्या है, आप कहेंगे नई दिल्ली। 100 बच्चों से पूछेंगे, 100 बच्चे कहेंगे नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। एक मिनट दोस्तों, अपसारी है ना, हाँ सॉरी सॉरी, अपसारी में निश्चित उत्तर नहीं होता है, निश्चित उत्तर नहीं होता है, बल्कि अभिसारी, जो अभिसारी होता है उसमें निश्चित उत्तर होता है। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है। अपसारी में जिसमें निश्चित उत्तर नहीं होता है, जिसमें कल्पना करना पड़े, तर्क करना पड़े, वह आपका अपसारी होता है। क्या होता है, अपसारी। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, क्या होता है अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अब ऐसे अगर क्वेश्चन हम पूछेंगे, बताइए बच्चों, अगर पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो फिर क्या होता है, बच्चा सोचने लगेगा, गेंदा फेंकते ऊपर नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, मतलब हर प्रकार से दिमाग में बच्चा सोचने लगेगा। लेकिन और सबका जवाब आप एक लाइन में दे सकते हैं, लेकिन थर्ड का जवाब आपके लिए सोचना पड़ेगा, और हर बच्चे का जवाब गलत मतलब कि अलग होगा, गलत नहीं सॉरी, अलग अलग जवाब होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि अपसारी है, ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तब उसकी चाल गति घटती है, और आगे माध्यम सी में प्रवेश करने पर उसकी चाल बढ़ती है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है। करें प्रकाश की किरण के माध्यम से ए और बी में प्रवेश कर रही है, किसमें कर रही है दोस्तों, ए और बी में प्रवेश कर रही है, तब उसकी चाल घट जाती है, और सी में जाने के बाद ही उसकी चाल बढ़ जाती है। ए बी सी अपवर्तनांक की तुलना में उपरोक्त सूचना के आधार पर नहीं की जा सकती। सेकंड है, ए का अपवर्तनांक बी से और सी से अधिक है। थर्ड है, ए का अपवर्तनांक बी से कम है परंतु सी के समान है। या फिर लास्ट है, ए और सी का अपवर्तनांक बी से कम है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर, ए और सी का अपवर्तनांक बी से कम है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में कथन का सही है, कौन सा कथन सही है। मानव शरीर का तापमान 37 सेल्सियस है। चलिए H2 है, उष्मा उच्च तापमान वाले शरीर में निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए इसका आपको पहले आंसर दिखाते हैं। इसमें जो कहे दोनों अनुमान है, देखिए दोस्तों यह ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन मतलब कि आंसर जो इसका दिया गया है वह गलत दिया गया है। क्यों, देखिए यह मानव के शरीर का सामान्य तापमान 37 सेल्सियस है, यह अनुमान नहीं दोस्तों, इसे तो हम नापते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं। अब थर्मामीटर से इसे नापते हैं, आप कैसे कह सकते हैं यह अनुमान है, यह तो फिक्स है ना। यह इसमें करें यस 1 और यस 2 दोनों अनुमान है, नहीं दोस्तों दोनों अनुमान नहीं है, यह दोनों अनुमान नहीं, एक तो फिक्स आपका मेजरमेंट निकाल सकते हैं, माप सकते हैं। सेकंड यस 2 आपका कह सकते हैं कि अनुमान है, उष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होती है, यह अनुमान कह सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, यह अनुमान है ना कि फर्स्ट अनुमान आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यस 1 आपका अवलोकन है, प्रक्षेपण है, नापन किया गया है, लेकिन यस 2 आपका अनुमान है, ये ऑप्शन फोर्थ सही होगा। लेकिन आयुग जो माना गया था थर्ड माना गया था इसका आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, सुनीता परख नली टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेती है, फिर उसमें 5 मिली तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालती है, वह उपरोक्त प्रक्रिया से उत्पन्न गैस को चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन से ए बी को रासायनिक अपक्रियाओं के रूप में निरूपित करता है। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों, ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है। कुछ कथन है, वैज्ञानिक विचार सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, नहीं है। बी कथन है, कोई एकल वैज्ञानिक विधि पद्धति नहीं है।
करें ए और बी दोनों गलत हैं। सेकंड ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है बी गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन इसमें फोर्थ ही सही है, ये गलत है। करें वैज्ञानिक विचार संस्कृत संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है, ये गलत है। बी सही है, कोई एकल वैज्ञानिक विधि पद्धति नहीं, सिर्फ एक ही वैज्ञानिक विधि पद्धति नहीं होती, आप बहुत तरीके से किसी चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। जब बर्फ सिर्फ 0 सेल्सियस पर पिघलती है उसका तापमान पहले घटता है फिर समान रहता है, बढ़ता है घटता है समान रहता है, तो आपको बताना है इसका तापमान कैसा रहेगा, समान रहता है दोस्तों। जब पिघलता है क्या होता है, वह समान रहती है। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल दें, पिघलती है तो, अब पिघलने के बाद अलग आंसर हो जाएगा, लेकिन पिघलती है तो पिघलते रहने में उसका समान तापमान दोस्तों समान रहेगा, पिघलने के बाद अलग तापमान होगा, ये चीज जानते रहिए। गलने के समय तापमान उसका स्थिर रहता है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। करें सभी आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न धारणाएं होती हैं जो कि विज्ञान की अवधारणाओं से भिन्न हो सकती हैं, निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन से कथन सही है। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है ये धारणाएं समान स्थिर होती हैं। सेकंड ऑप्शन है कथन है दोस्तों ये प्रेक्षित परिघटनाओं के कारण बनती है। थर्ड कथन है ये समान विकासात्मक प्रतिरूप का पालन करती हैं। फोर्थ कथन है उन्हें सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। लास्ट है वे प्रायः प्रभाव क्षेत्र डोमेन विशिष्ट होती हैं। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है, ए बी सी और ई सही है, डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 3 कथन दिए गए यस 1 यस 2 यस 3। नियम सामान्यीकरण कथन है जबकि सिद्धांत व्याख्या है। सेकंड है नियम बहुत पुराने हैं और सिद्धांत समकालीन है। थर्ड है नियम बदले नहीं जा सकते जबकि सिद्धांत परिवर्तन के अधीन है। ऑप्शन है यस 1 यस 3 सही है जबकि यस 1 और यस 2 गलत है। सेकंड ऑप्शन है यस 1 सही है यस 2 यस 3 गलत है। थर्ड ऑप्शन है यस 1 यस 2 सही यस 3 गलत है। यस 1 यस 3 सही है जबकि यस 2 गलत है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड। करें यस 1 सही है यस 2 और यस 3 आपका गलत है। सामान्य कथन जबकि सिद्धांत व्याख्या है, यह आपका सही है। नियम बहुत पुराने हैं, सिद्धांत के समकालीन है, गलत है। नियम बदले नहीं जा सकते, नियम बदले जा सकते हैं, तो यह भी आपका गलत है। दोनों गलत है और आपका फर्स्ट ही आपका सही है। आज हम सब दोस्तों टोटल जो 30 क्वेश्चन थे उस 30 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके साइंस के क्वेश्चन थे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम सब टारगेट किए कि आप साइंस में 30 के 30 क्वेश्चन ला सकें, इसलिए हम सब डेली आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।